नमस्कार बहल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर डॉक्टर एएस बहल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, क्या कुछ नया हो रहा है इस वक्त। सर ये बताइए कि जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको ईरान ने नातांज से निकाल लिया और अब उसके 50 किलोमीटर के दायरे में उसने एक नया न्यूक्लियर अड्डा तैयार कर लिया है। तो इस खबर को कैसे देखा जाए सर? अगर ये सच है सर, तो फिर जिस ऑब्जेक्टिव से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अंजू जी। अगर हम देखें जो ईरान का जो ऑब्जेक्टिव था किसी भी तरीके से अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को बचा के रखना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कितना मैक्सिमम डैमेज वो इजराइल के ऊपर कर सकता है। और इजराइल और अमेरिका का था टू फोल्ड। पहला था कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, न्यूक्लियर एनरिचमेंट एरियाज को हम किस तरीके से बर्बाद और तबाह कर सकते हैं, और दूसरा था कि अगर रजीम चेंज हो जाए तो नथिंग लाइक इट, ताकि लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन मिल सके। लेकिन इनके दोनों ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पीछे रह गए, क्योंकि जो अटैक B-2 बॉम्बर से भी हुआ फोर्दो के ऊपर, उससे 2 दिन पहले 16 ट्रक आए थे फोर्दो पे, और वहां से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, ऐसा कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स थे उसमें हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकाल के लेके जाया गया था। और जो क्रिटिकल और भी एलिमेंट्स थे उनको भी ले जाया गया, जैसे कि फ्यूल होता है न्यूक्लियर का। वो फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब आपने नातांज की बात करी थी, ये जो एक साइट है पिकैक्स माउंटेन कहते हैं, यानी कि कुदाल जैसा दिखने वाला पहाड़। पिकैक्स का मतलब क्या होता है? कुदाल जैसे दिखने वाला पहाड़। तो वो पहाड़ ऐसी जगह पे है, 225 किलोमीटर है तेहरान से साउथ में, यानी कि दक्षिण में, और 144 किलोमीटर दूर है फोर्दो से, बट नातांज के बिल्कुल पास आता है। तो अगर ऐसा माउंटेन देखें तो उसकी हाइट है 5000 फुट, और कहते हैं कि 200 से 328 फुट नीचे 4 सुरंग बनाई गई हैं, 2 पूर्वी साइड पे और 2 पश्चिमी साइड पे। और इन सुरंग में जो मटेरियल भी यूज किया गया है वो री एनफोर्स्ड कंक्रीट है, हाई परफॉर्मेंस वाला, यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस वाला कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कंक्रीट, री एनफोर्स कंक्रीट यूज करते हैं तो एक 5000 PSI का स्ट्रेंथ होता है, लेकिन ईरान ने परफेक्ट कर लिया वो मेथोडोलॉजी जिससे 30,000 से 40,000 PSI, यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, उसका सेफ्टी फैक्टर होता है, उसका स्ट्रेंथ होता है। तो अगर ये इन टनल्स के अंदर यूरेनियम पूरा का पूरा, ये जरूरी नहीं है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम उधर से निकाल लिया गया हो फोर्डो से, या फिर कहीं और भेज दिया गया हो या कहीं और पे पड़ा हो, सारा का सारा पूरा फोर्डो पे हो सकता है पहले से ही ना हो। तो 16 ट्रक जो लेके गए वहां से, हो सकता है जितना भी वहां पे था उसको और UH-6 को लेके यहाँ आ गए। दूसरा है जो बाकी एरियाज भी था, वहां से भी जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसका मतलब जो 60% से ऊपर U-235 को एनरिच कर दिया गया, तो वो भी यहाँ पे लेके आ गए। अब बात आती है कि ईरान ये क्यों कह रहा है, या जो अमेरिका है ये क्यों कह रहा है कि अब लड़ाई दोबारा से शुरू हो सकती है, क्योंकि इनका तो कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। अगर सपोज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो कि छुपाया गया था फोर्दो में या नातांज में या कहीं और इस्फहान में, तो वो वाला एनरिच्ड यूरेनियम पे अगर अटैक सक्सेसफुल होते तो कहीं ना कहीं रेडिएशन लीक होती, और रेडिएशन लीक होने से ये पता चल जाता कि यहाँ पे हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम से क्या होता है, देखिए 60% यूरेनियम को जब हम और भी एनरिच करते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, तो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, वो गोल घूमता है, वो U-238 जो हेवी वाला प्रोटोटाइप है उसको बाहर निकाल देता है, और जो U-235 जो लाइटर होता है, जो फिजिल मटेरियल होता है, जो बहुत जल्दी फिजन कर सकता है, यानी कि उस पे अगर न्यूट्रॉन हिट करे तो एटम स्प्लिट कर सकते हैं, वो वाला U-235 जिसको न्यूक्लियर वेपन में बनाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो एनरिच होता रहता है। उसके लिए ऐसे सेंट्रीफ्यूज सीरीज में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक से एनरिच होके दूसरे में, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके। तभी जब बात चल रही थी तो 27,000 सेंट्रीफ्यूज, 15,000 सेंट्रीफ्यूज, ऐसी लंबी लंबी बातें हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर
ईरान ने वहां से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को 408 केजी के करीब है उसको शिफ्ट कर दिया है और सेंट्रीफ्यूज को भी शिफ्ट कर दिया है, तो यानी कि वो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब के करीब बना सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है 82.7% की एनरिचमेंट पे ही बन जाता है। अगर आपको याद हो हिरोशिमा और नागासाकी, लिटिल बॉय और फैट मैन गिरे थे, 2,20,000 लोग मारे गए थे, तो और कितने ही लाखों लोग जो है सारी उम्र के लिए उनमें कोई ना कोई बड़ा चेंज आ गया था जेनेटिकली। तो वो वाला जो वेपन था वो सिर्फ 82.7% एनरिच था। सोचिए कि ये कितनी जल्दी इसको एनरिच करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। तो इसी वजह से चिंता हो रही है इजराइल को भी और अमेरिका को भी कि अगर इनके पास आ गया, अब देखिए इजराइल के पास तो 90 न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो जिसके पास न्यूक्लियर, और अमेरिका के पास कितने हैं 5,200। अब आप बात करते हैं जिनके पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो कहते हैं हम किसी को एक भी नहीं बनाने देंगे। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान के जो दोस्त हैं वो प्रॉक्सीज हैं, जैसे कि हमस हो गया, हिजबुल्ला हो गया, हूती हो गया, और दूसरे जो आतंकी संगठन है वो हैं। तो अगर सोचिए ये ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो इनके पास अगर वो पहुंच जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इस वजह से जरूरी है कि अमेरिका और इजराइल के लिए कि वो इसको तबाह करे। और इजराइल एक छोटी सी कंट्री, आप देखिए कितनी बड़ी है, हार्डली एनी कंट्री है। ईरान जो है 205 गुना ज्यादा बड़ा है इजराइल से। तो अगर इजराइल पे कुछ न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर गए तो इजराइल का अस्तित्व एकदम खत्म हो जाएगा, फिर कोई सेकंड स्ट्राइक की भी बात नहीं करेगा। और आखिरी चीज जो इसके अंदर आती है, अगर हम ईरान की तरफ से देखिए हम तो हमेशा देखते हैं अमेरिका की तरफ से, हमेशा देखते हैं इजराइल की तरफ से, और हम कहते हैं कि ये आतंकी संगठनों के साथ है। भारत के तो ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तभी तो हमारे बच्चे वहां से बचा के लाए जा सके। हम वहां पे चबार पोर्ट का एक टर्मिनल है, हमने 10 साल के लिए उसका एग्रीमेंट किया हुआ, उसको बना रहे हैं हम प्रॉपर्ली, और वहां से ही हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाएंगे जो अफगानिस्तान से होता हुआ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होता हुआ यूरोप जाएगा, जिसमें टाइम बहुत कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं। ईरान का क्या प्रॉब्लम है? ईरान को ये लगता है कि देखिए आज उन्होंने इतना, अमेरिका ने बॉम्बिंग की, इजराइल ने कितनी की, उनके कितने सीनियर कमांडर्स को मार दिया, साइंटिस्ट को मार दिया, उनके कितने सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट थी, मिसाइल लॉन्चर्स थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और ईरान के साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा। रशिया सिर्फ बात करता है, चीन सिर्फ बात करता है, लेकिन जहां कहते हैं कि फिजिकली कोई खड़ा होगा, थोड़ी बहुत डिफेंस इक्विपमेंट दे देंगे, थोड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स दे देंगे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देंगे, साइबर में मदद कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। कोई उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा जैसे अमेरिका इजराइल के लिए लड़ रहा है। तो ईरान को ये डर है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हुआ तो कल जो एक रियलिटी चेक आज हुआ है वो कल किसके सहारे जिएगा, उसका अस्तित्व ही ना मिट जाए। इसलिए उनकी सोच के हिसाब से एक न्यूक्लियर वेपन बहुत जरूरी है। लेकिन सर, अगर अपना एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट करने में कामयाब हो गया है ईरान, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप देखिए 60 दिन का टाइम अमेरिका ने दिया था और 12वें दिन अमेरिका के बॉम्बर 2 ने आकर यहाँ पर नतांज पर और फोर्दो पर अटैक किया। तो इतना सारा समय तो मिल गया ना ईरान को समझने में कि अगर उन पर अटैक होगा तो यहीं पर होगा, उनके यूरेनियम पर ही होगा। तो उनको तो वक्त देने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा अंजू जी आपने। अगर देखिए ट्रंप का, अमेरिका मतलब ट्रंप, जो ट्रंप डिसीजन लेगा वही अमेरिका के डिसीजन गिने जाते हैं। तो ट्रंप का एम क्या है? उसका नोबेल पीस प्राइज जीतने का एम है। उसका एम ये नहीं है कि वो एक्चुअली में इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दे। वो चाहता है कोई न्यूक्लियर डील हो जाए जिससे ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, और साथ में IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको ऐसे रास्ते मिले कि वो आके प्रॉपर्ली चेक कर सकें और ये बता सके कि एनरिचमेंट प्रोसेस जो है 60% पे खत्म हो गया, इसके बाद ईरान और एनरिच नहीं कर रहा इनको। यहीं पे आके प्रॉब्लम आ रही थी। ईरान कहता था कि मैं एनरिच करूंगा क्योंकि मुझे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने हैं, और उन्होंने कहा कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं बनाएंगे क्योंकि यही एनरिचमेंट जो 60% से जब ऊपर जाती है तो वेपन ग्रेड के पास पहुंच जाती है। तो उन्होंने ये रोक लगाने की कोशिश की थी। अब जो डिस्कशन होनी है नेक्स्ट वीक वो इसी बात पे होगी कि ईरान क्या IAEA, जिनको उन्होंने अभी बैन कर रखा है अंदर आने के लिए, तो क्या उनको सहमति देगा? क्या वो रुक जाएंगे 60% पे ही और आगे नहीं करेंगे? आपको याद होगा 2018 में जब ट्रंप निकल गए थे इस डील से, JCPOA
ए कहते थे उस डील को, यानी कि न्यूक्लियर डील थी P5+1। 1 क्या था? जर्मनी था। P5 में तो जो परमानेंट 5 है वो सारे आ जाते हैं, यूएस भी आ जाता है। तो उस डील से जब ट्रंप निकला था तब इनके पास सिर्फ 3.67% ही एनरिच्ड था यूरेनियम। आज देखो 60% तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की गलती थी ये। ट्रंप उधर से निकला क्यों उस टाइम? अगर वो डील में रहता तो इनके ऊपर अंकुश लगा रहता है, IAEA चेक करता रहता और उतनी तेजी से ये एनरिचमेंट प्रोसेस को सफल नहीं कर पाते। तो ये जरूर है कि ट्रंप का जो एम है और जो ट्रंप का पर्सनल गेन है वो उस पे ज्यादा ध्यान है ट्रंप का, ना कि देश का या विश्व का किससे भला होता है। सर डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट नहीं, डोनाल्ड ट्रंप फैमिली फर्स्ट इस पर काम कर रहे हैं। आप देखो ना किस किस के साथ वो डील्स कर रहे हैं। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के लिए जाकर पाकिस्तान से डील कर रही, चाइना के साथ भी डील करे। अब तो ये दावा कर रहे हैं कि भारत के साथ में बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं। सर कौन सी डील करने जा रहे हो भारत के साथ? अब ऐसा लगता है कई बार कि वो भारत से ऑब्सेस हो गए हैं सर, हर बात में उनका भारत आता ही आता है। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं ना कि भारत के साथ डील करने जा रहे हैं तो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, और जब वो ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि मैं भारत को ओपन आउट करा दूंगा। मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं रेसिप्रोसिटी में कुछ अच्छी मदद करूंगा, मैं ओपन आउट करा दूंगा। ओपन आउट का क्या मतलब है? हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, डेयरी है, फार्म है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको खुलवा देगा। चाहे वो कॉर्न है, गेहूं है, सोयाबीन है, एथेनॉल है, और साथ में जो हमारे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह है, कहता है हम जो बनाते हैं आप हमसे इंपोर्ट करो, उस पर ड्यूटी ना लगाओ। तो अब भारत अगर ये खोल देगा तो हमारे तो 50% से भी ऊपर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो वो बेचारों का क्या होगा? फिर वो कहता है ऑटोमोबाइल्स खोल दो, अपने ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स बनाती हैं वो वाले कंपोनेंट्स हमसे खरीदो, हमारे से नई नई कारें खरीदो। तो हमारा मीडियम स्केल जो इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है उसका क्या होगा? और अपनी साइड से वो कुछ खोलने को तैयार नहीं है। वो टेक्सटाइल्स जो हम कहते हैं कि हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में आप खोलिए, या फिर फार्मा, या हम दूसरी जगह पे जो चीजें उनसे रियायत मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि स्टील हो गया, 50% ड्यूटी उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा रखी है, 10% बेस ड्यूटी लगा रखी है, और खुद उन्होंने 20% वो सब्सिडी देते हैं अपने एग्रीकल्चर को। कितनी, सॉरी रॉन्ग फिगर मैंने आपको बताई, $20 बिलियन, $20 बिलियन की सब्सिडी देते हैं वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। सोचो कितनी बड़ी सब्सिडी देते हैं। तो अगर वो सस्ते में गुड प्रोड्यूस करते हैं या सस्ते में अपना कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो गेहूं को ही ले लो आप, तो क्या वो गेहूं का असली कीमत वो है? वो तो सब्सिडाइज गेहूं है, उसको ऊपर आप कहते हो हम भी ड्यूटी ना लगाए ताकि हम उनका सस्ता गेहूं खरीदें। तो हमारे फार्मर्स क्या करेंगे फिर? तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी ये दोगली जो उनकी अप्रोच है कि मेरा फायदा हो जाए। जैसे आपने कहा क्रिप्टो करेंसी में WLF करके एक कंपनी है जो कि ट्रंप 60% ट्रंप के लड़के और उसका सन इन लॉ का उसमें हिस्सा है, और साथ में एक स्टीव विटकॉफ है उनका बहुत ही क्लोज है जो जाता है मिडिल ईस्ट में डील्स कराने, तो वो स्टीव विटकॉफ का लड़का भी उसमें है। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर भी इसके अंदर है, और जो कई और जो नेता है इसमें पाकिस्तान के अंदर, उनके भी जो रिलेटिव्स हैं वो इसमें लगे हुए हैं। तो अब वो पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो करेंसी का एक हब बनाना चाहते हैं। तो अब ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वो अपनी पर्सनल वेल्थ या अपना पर्सनल गोल, जैसे कि वो अपना लेना चाहते हैं नोबेल पीस प्राइज, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिखना कि देखो मैंने डील कराई, मैंने एक बार अटैक किया, अरे अटैक करने के बगैर भी तू डील करा सकता है, पर एक बार अटैक किया जिसमें उसका न्यूक्लियर का हार्डली कोई खास डैमेज हुआ। फोर्डो पे, नतांस पे हुआ और इस्फहान पे हुआ, लेकिन फोर्डो पे ज्यादातर मेरे हिसाब से बच गया। मैं आपको बता रहा था वो जो कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं वो इतना स्ट्रांग होता है कि उतने कंक्रीट तक शायद वो नहीं पहुंच पाए होंगे जो बस्टर बॉम्ब्स थे, बंकर बस्टर बॉम्ब्स थे, GBU 57। तो कहीं ना कहीं जो गोल है ट्रंप का वो पर्सनल है, चाहे उसकी फैमिली का बिजनेस हो, उसका बिजनेस हो, या फिर उसके अपने पर्सनल पॉलिटिकल गोल्स हो। वो दिखाना चाहता है कि मैं एक आइकॉन हूं, मैंने पूरे अमेरिका को ग्रेट बनाया है।
सर अब इसमें तो देखना पड़ेगा भारत का क्या रवैया रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो चाइना में एससीओ समिट हुआ सर, इसमें भारत ने जो स्टैंड लिया, जो जॉइंट डिक्लेरेशन था, वो डिक्लेयर हो ही नहीं पाया क्योंकि भारत ने साइन करने से मना कर दिया। पहलगाम का जिक्र नहीं था उसमें, बलूचिस्तान को उसमें घुसाया गया था। हमारे देश के अंदर एक तबका है सर, बहुत सारे राजनेता हैं, टीएमसी के एक नेता हैं जो ये फरमा रहे हैं कि देखिए भारत तो पहलगाम के मुद्दे पर, ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ गया है, देखो उनकी बात को एससीओ ने माना ही नहीं। सर आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता, मैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल पार्टी के कमेंट्स पे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक ग्रुपिंग है जो कोऑपरेशन के लिए बनी है। इसमें 10 कंट्रीज आज की डेट में है। कौन से 10 कंट्रीज हैं? रशिया, चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान, बेलोरस और 4 जो दूसरे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जैसे तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, वो हैं। तो उनकी तो वैसे ही कोई चलती नहीं है इसके अंदर। जो मेन कंट्रीज हैं इसमें देखने लायक हैं तो वो है पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और रशिया। रशिया इस समय जो टोटली इन्वॉल्व है यूक्रेन वॉर के अंदर, उससे ध्यान हटता नहीं है। तो रशिया भी हमको सपोर्ट भी करना चाहे तो कितना सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज आ जाती है चीन। चीन का हमेशा से दोस्त रहा है पाकिस्तान। 71 से 72% डिफेंस इक्विपमेंट चीन की जो है, पाकिस्तान की जो है वो चीन से आती है। और कितनी मदद की उसने, PL-15 दिए थे अभी जो युद्ध हुआ था, सैटेलाइट इंटेलिजेंस दी थी। ये तो ख्वाजा आसिफ खुद बोलते हैं, शहबाज शरीफ खुद बोलते हैं कि चीन ने हमारी बहुत मदद की थी और चीन हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान चीन का दोस्त नहीं है, पार्टनर नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, वो मोहरा है चीन का। जैसे यूक्रेन को बनाया बिडेन ने मोहरा और कहा कि वील फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब आखिरी यूक्रेनियन तक हम लड़ेंगे। अरे तुम क्या लड़ रहे हो, बेचारे मर रहे हैं लाखों की संख्या में यूक्रेन के अंदर लोग। तो आप उनको इक्विपमेंट देके आप उनको मरवा रहे हो और रशिया को वीक कराने की कोशिश कर रहे हो। वही चीज चीन करना चाहता है, पाकिस्तान को मोहरा बना के, उनके लोग मरवा के, उनके ऊपर डैमेज करवा के हमारे अगेंस्ट एक्शन लेना। हम जो है साउथ एशिया के अंदर लिमिट हो जाए, हमारे जो नुकसान हो, हमारी पावर कम हो, तो हमको वो लिमिट करना चाहता है ताकि हम उसको ना चैलेंज कर सके चीन को। तो चीन ने तो मदद करनी है पाकिस्तान की। अब दूसरी बात आ जाती है कि जो उन्होंने कहा था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये एम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 4 मेन गोल्स हैं। सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है और ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। तो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर तो आप सिक्योरिटी की बात करेंगे ना, आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तो नहीं उतनी बात करेंगे। हालांकि उन्होंने बताया रिफॉर्म मल्टीलैटरिज्म के बारे में भी, लेकिन ज्यादा बातचीत तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, क्या किया पाकिस्तान ने, क्या टीआरएफ और एलईटी का लिंक था, क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और क्यों ये दोगला ओपिनियन है कि हाँ जो ऐसे काम करते हैं फिर वो बार बार वही चीज करते हैं आतंकवाद, और हमारी क्यों जीरो टॉलरेंस है। और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज भी बताई उनको कि अगर आतंकवाद को रोकना है तो हमको वो सोच को रोकना पड़ेगा जो उनको आतंकवाद पे मजबूर करती है, यानी कि रेडिकलाइजेशन पे रोक लगानी पड़ेगी। अब आप देखिए आजकल पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, छुप के भी हो रही हैं, पब्लिकली भी हो रही है, उसमें रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं आतंकवादियों का वो, तो वो रेडिकलाइज करते हैं, उनकी सोच को बदलते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। तो ऐसे भी उन्होंने कहा कि अगर हम रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ को बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आतंकवाद में जाने वाले लोग कम हो जाएंगे और आतंकवाद पे अंकुश मिलेगा। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई, इसको तो इंक्लूड करना चाहिए ना किसी भी जॉइंट डिक्लेरेशन। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बारी हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां गए थे चीन, या फिर डिफेंस मिनिस्टर गए थे, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, भारत को वो लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि भारत अब तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, जर्मनी को बड़ी जल्दी ओवरटेक कर देगा। और हमको नहीं कर सकते, हमारी 4th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस है, 3rd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 7th लार्जेस्ट नेवी है, हमको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए उनकी मुश्किल ये हो गई है चीन की, ना निकाल सकते हैं भारत को ना रख सकते हैं, क्योंकि भारत उनके साथ डील भी ऐसे करता है इक्वल लेवल पे। हमको जो चीज पसंद नहीं, हम कहते हैं उस जॉइंट डिक्लेरेशन पे हम साइन नहीं करेंगे, और इन्होंने साइन नहीं किया क्योंकि उसमें BLA का, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और जो ट्रेन जाफर ट्रेन
एक्सप्रेस जो थी उसके बारे में मेंशन था, लेकिन मेंशन नहीं था जो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेंशन नहीं था जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब इसमें देखिए दो कंट्रीज हैं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को करती हैं। एक तो पाकिस्तान है, जो चीन कहता है हमेशा वी आर सेंटर ऑफ वर्ल्ड, मैं कहता हूं पाकिस्तान इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड ऑफ ऑल टेररिज्म। और अगर हम ईरान को देखें तो उनके भी जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमस, हिजबुल्लाह, हूती या दूसरे प्रॉक्सीज हैं आईएसआईएस के जैसे खुरासन जैसे प्रॉक्सीज हैं, वो सारे के सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं। तो वो कैसे साइन करते हैं इस पे जॉइंट डिक्लेरेशन पे? तो उन्होंने भी साइन नहीं किया, उन्होंने भी इसमें जरूर मदद की होगी इस क्लॉज को हटाने के लिए, हालांकि ईरान हमारा दोस्त है। अब ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती है, तो कहीं ये कहना कि हम अकेले हैं, बिल्कुल नहीं। और भारत को किसी की भी जरूरत नहीं है आज हम अपने आप में सक्षम है। आज हम इतने ऊपर जा रहे हैं और इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि किसी भी विश्व में किसी भी देश को हमारे को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं जी अंजू जी, G7 हुआ, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहे थे पहले जो कनाडा वाले थे, लेकिन इतना प्रेशर बाकी कंट्रीज ने कहा, उन्होंने कहा अरे आपकी तो इकोनॉमी उनके सामने कुछ भी नहीं है। और जो दूसरे देश है हमसे ऊपर कौन है? अभी जर्मनी को तो हम जल्दी ओवरटेक कर देंगे। चीन है, चीन भी नहीं आया था। और कौन है? यूएस है, यूएस तो चला गया, ट्रंप आते ही कह के चले गए मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं, तो वो तो चले गए। तो सिर्फ भारत रह गया था, सबसे पावरफुल इकोनॉमी वहां पे जर्मनी के साथ। तो हमें कैसे इग्नोर कर सकते थे? वो हमें नहीं किया, इसलिए बुलाया गया हमारे प्रधानमंत्री को, और इसीलिए वो गए भी वहां पे और उन्होंने देश का नाम ऊपर भी किया। जब उन्होंने मना कर दिया ट्रंप को, कि ट्रंप ने कहा आप इधर होते जाइएगा, तो हम किसी के ऑर्डर नहीं सुनते हैं, हमारे अपनी कमिटमेंट्स हैं। हमारा अपना था क्रोएशिया विजिट, हमारा अपना था भारत के अंदर उनके बहुत सारे प्रोग्राम, तो उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने ये नहीं था कि उनको पुट डाउन किया, ट्रंप तो पुट डाउन करते हैं, उन्होंने पुट डाउन नहीं किया, बड़ी विनम्रता से एक्सप्लेन किया उनको और बताया, और फिर नहीं गए। हमने क्या मैसेज दिया कि भारत जो है आज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे है, और ये कहना कि हम आइसोलेट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश का अपना इंटरेस्ट होता है, हर देश उसको फॉलो करता है, हम अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तभी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी कहते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं इसको। और हम हमेशा से अलग रहे हैं दूसरों से यार, ये बात आज से नहीं है, जब से हम आजाद हुए तब से हम अलग रहे हैं, अपने अपना रास्ता ढूंढा है। लेकिन अब ज्यादा हम इस पे प्रमोट करते हैं, और पहले हमको लोग सीरियसली नहीं लेते थे, बास्केट केस समझते थे, लेकिन आज हमको सीरियसली लेते हैं, हमारी इकोनॉमी को सीरियसली लेते हैं, हमारा जो टेक टैलेंट है, आपके जैसे जो मीडिया के अंदर लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उनको सीरियसली लेते हैं। सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है 6 और 7 जुलाई को, उसमें भी खबरें आ रही है कि चाइना के प्रेसिडेंट नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भारत को ब्राजील में बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। वहां पर डिनर पार्टी हो रही है पीएम मोदी की सम्मान में। तो खबरें तो ये आ रही है कि उससे कहीं ना कहीं खिसिया गए हैं जिनपिंग, इसलिए नहीं जा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारत को सम्मान मिल रहा है, ये तो चीन को पसंद नहीं आएगा, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं, चीन हमसे बहुत खफा है, क्योंकि ये पहली बार रही है कि हमने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं किए। जब बात चीन का क्या इंटरेस्ट है? चीन का इंटरेस्ट है एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाना, उनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है। और पाकिस्तान से वो मोहरा बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इतना डेट में डालना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना सब कुछ उन्हीं को बेच दे। तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत बड़ा डेट है, $30 बिलियन के करीब डेट है जो पाकिस्तान का है, जो चीन ने उनको पैसा दिया है। तो कहीं ना कहीं चीन की सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सोचता है अपने लिए, वो है एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाना, पश्चिमी देशों के अगेंस्ट अलायंस। तो इसमें देखिए सारे वो देश हैं, ज्यादातर वो देश हैं, भारत को छोड़ दीजिए, भारत की तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, लेकिन बाकी कंट्रीज देखिए तो चाहे वो पाकिस्तान है, वो तो अभी ट्रंप ने मुनीर को लंच खिला दिया तो मुनीर सोच रहे हैं पता नहीं मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, उससे पहले तो इग्नोर कर रहे थे उनको। अरे उनका नाम तक याद नहीं था। अभी ट्रंप साहब जब बोल रहे थे अपनी स्पीच के अंदर नाटो की मीटिंग के अंदर, तो उनका जनरल कर रहे थे, उनको नाम ही याद नहीं आ रहा था उनका। ये हालत है पाकिस्तान की। और ईरान तो वैसे भी एंटी वेस्टर्न अलायंस में ही रहा है हमेशा से, चीन तो हमेशा से एंटी वेस्टर्न अलायंस में रहा है। तो ये एंटी वेस्टर्न अलायंस बनाना, डॉलर को नीचे करके युआन की करेंसी के ऊपर महत्व देना ट्रेड के लिए, बास्केट ऑफ करेंसीज जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की या ब्रिक्स की है,
जो बास्केट ऑफ करेंसी, उस पे ध्यान देना, ना कि डॉलर पे देना। और आखिरी चीज जो है, चीन के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप देख रहे हैं ना, जैसे उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, तो वो बनाते क्यों है? वो ऐसी चीजें बनाते हैं जो व्हाइट एलिफेंट है, जैसे श्रीलंका में बनाई वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट या वर्ल्ड्स एम्प्टीएस्ट पोर्ट, तो हम्बनतोता, कोई जाता तो है नहीं वहां पे। इतने बड़ा बड़ा उनके ऊपर लोन पड़ गया कि वो बेचारी इकोनॉमी ठप हो गई, और इतना इन्फ्लेशन हुआ, अब बड़ी मुश्किल से वो उभर रहे हैं अपने इन प्रॉब्लम से। तो चीन यही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी दिखाता है, तो वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे लेके जाना चाहता है, और उसमें भारत उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों करे? क्योंकि इसमें चीन का अपना मतलब है, चीन डेट ट्रैप में डालता है लोगों को। चीन की जो पॉलिसी है वो अपने फायदे के लिए, ना कि विश्व के या आसपास के देश के फायदे के लिए। इसलिए पिछली बार भी जब एक बार जो BRI के ऊपर था, तो उस पर हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया था। ये दिखाता है हमारी स्ट्रेंथ। पर सर, आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत कैसे दिखती है? चीन तो इस बात से भी नाराज होगा ना कि कहां मुनीर ट्रंप के चरणों में जाकर पड़ गए, और जो नजदीकियां बन रही हैं इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की, ये बात भी तो कही थी अभी चीन ने 2 दिन पहले कि अगर कहीं मिलिट्री बेस बनाने दिया पाकिस्तान में अमेरिका को मुनीर ने, तो फिर वो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये धमकी भी तो दी थी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो कोशिश कर रहा है ना चाइना की, जो चला गया है अमेरिका की तरफ वापस आ जाए, खींचतान मची हुई। देखिए, जो अमेरिका है ना, या कोई भी देश है, दे ऑल लुक एट देयर पर्सनल इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट। एक बड़े अच्छा सेंटेंस है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को जब पाकिस्तान यूजफुल दिखता है, जब उन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया रशिया ने, तो पाकिस्तान यूजफुल हो गया, उसको बहुत फंडिंग दी गई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड आते थे, वहां से आतंकी संगठन खड़े कराए गए जो आज पाकिस्तान के अगेंस्ट ही एक्ट कर रहे हैं, और वो सारे के सारे संगठन इवेंचुअली अफगानिस्तान भी चले गए, और अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया अमेरिका ने, और वापस तालिबान को डाल के चले गए 20 साल बाद। तो जो अमेरिका की भी पॉलिसी बहुत क्वेश्चनेबल है। तो जो वो जब भी पाकिस्तान का यूज देखते हैं, तो अफगानिस्तान के टाइम में पाकिस्तान का यूज देखा, तो अब उनको लग रहा था कि ईरान पे हमला करना है तो पाकिस्तान यूजफुल है। तो पाकिस्तान का यूज जब हुआ तो मुनीर को लंच भी खिला लिया उन्होंने। तो जब भी पाकिस्तान को वो यूजफुल देखते हैं, तब वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर देते हैं, उनको फंड्स भी देते हैं, थोड़ी डिफेंस इक्विपमेंट देते हैं। और जब उनको लगता है कि पाकिस्तान का यूज खत्म हो गया है, तो वो पाकिस्तान को एक पेपर नैपकिन की तरह मुंह पोंछ के फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि पाकिस्तान उनके लिए एक पेपर नैपकिन से ऊपर नहीं है, और चीन भी इसी तरीके से कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान को एक पेपर नैपकिन ही समझता है, एक मोहरा समझता है, जिसका इस्तेमाल करके उससे कितना फायदा वो उठा सकता है, और वो जो ग्वादर पोर्ट है और जो ग्वादर एयरपोर्ट है उसको अपने कंट्रोल में रखे, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इतने सारे रिसोर्सेज हैं। 43% ऑफ टोटल एरिया पाकिस्तान का जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है। नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो कोल, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड, और नेचुरल जो बहुत ही रेयर अर्थ मटेरियल है, वो भी बहुत सारे हैं बलूचिस्तान के अंदर। और पॉपुलेशन कितनी है उनकी? 5 से 6% भी नहीं है। और एरिया कैसे है? इतना पुअर, कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि पैसा तो सारा पंजाब जो है, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर लोग खा जाते हैं, और ये जनरल्स खा जाते हैं सारा पैसा, आसिम मुनीर जैसे जनरल। तो कहीं ना कहीं चीन भी उनका इस्तेमाल कर रहा है। इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। पिछले साल तो खैर 24% इन्फ्लेशन रेट था वहां पे, इस बार कम हो गया है। लेकिन पाकिस्तानी रुपी, मेरे को याद है जब मैं बांग्लादेश गया था एज इंडियन असिस्टेंट डिफेंस एडवाइजर एम्बेसी के अंदर, तो उस समय हमारा जो रुपी था वो पाकिस्तान से भी वीक था। मतलब पाकिस्तानी रुपी जो था हमसे स्ट्रॉन्ग था, और आज पाकिस्तान का रुपी डॉलर के हिसाब से 281 रुपए पर डॉलर है। यानी कि देखिए कितना गिर चुका है पाकिस्तानी रुपी। दूसरा है खाने का समस्या है। 44% लोग पाकिस्तान के अंदर भूखे मर रहे हैं। तो जनरल्स को तो चिंता नहीं, उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा लिया $9 बिलियन, 18 से 20% बढ़ा लिया। लेकिन भूखे जो मर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। वो या तो अपनी जेबें भरना चाहते हैं या आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। और जब तक वजूद रहेगा, आर्मी स्ट्रांग है तो उनका भी वजूद रहेगा। तो इस वजह से उनको देश की
चिंता नहीं है। फिर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वो भी रिवोल्ट कर रहा है। बलूचिस्तान तो कर ही रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और लिबरेशन फ्रंट से, और पीओके में लोग खुश नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रोज स्ट्राइक्स हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, कहते हैं कभी गेहूं की स्ट्राइक है, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 3 से 4 घंटे की, और जो बड़े बड़े डैम वहां बने भी हैं उसका सारा का सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पंजाब की तरफ जा रही है। तो बहुत दुखी है वहां पे लोग, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं, जैसे सिंध भी है। पानी जो है सारा पंजाब में जा रहा है, पाकिस्तान पंजाब में, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी अब हमने रद्द नहीं की, सस्पेंड कर दी है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान सिंध को होगा। और सिंध वाले अभी से पंजाब के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पंजाब के साथ लड़ रहे हैं अभी। उधर से जब आर्मी उनकी वापस आ रही थी तो पथराव हुआ था सिंध के अंदर, ये मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ। और जब उन्होंने कहा हम तो इंडिया से लड़के आ रहे हैं, कहते तुम हमारे भी दुश्मन हो, और उनको खूब पत्थर मार रहे थे वो लोग। ये हालत है आज पाकिस्तान के अंदर। सर पाकिस्तान के अंदर तो ये भी हालत है कि ना मुनीर क्या कह रहा है किसी को पता है, वो ख्वाजा आसिफ क्या बोलता है अलग राग अलापता है, और शहबाज शरीफ कुछ अलग बोलता है। तो ये अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, और यही वजह है कि पाकिस्तान डूबने की कगार पे है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि ये जो ईरान ने बड़ी चालाकी से अपने सारे एनरिच यूरेनियम को कहीं और जाकर छिपा दिया है, ये अमेरिका के लिए भी सर बहुत बड़ा थप्पड़ है, ट्रंप के लिए भी पर्सनली उनको समझना चाहिए कि वो जो 60 दिन दिए और 12 दिन अटैक के दौरान दिए, उसी में ईरान ने एक खेल किया है। और ऐसे में देखते हैं अगला कदम क्या होता है इजराइल और अमेरिका का। लेकिन सर आपने समय निकालकर बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार मैम, जय हिंद।